डियर स्टूडेंट 7th क्लास के सभी बच्चे ध्यान से सुनिए कि हमने ग्रुप के थ्रू सभी बच्चों से कांटेक्ट किए हुए हैं और सभी बच्चे अपना जो काम है रूटीन में कर रहे हैं। लेकिन बच्चों कुछ एक बच्चे जो ग्रुप में हैं बाद में ऐड हुए हैं, इसी कारण वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि एसएसटी में जितना भी होमवर्क दिया गया है या जो भी स्टूडेंट अच्छे से काम कर रहे हैं उनका जो है रिवीजन दोबारा से करवाया जाए, और जो बच्चे जिनका काम अधूरा रह गया है या कोई और वजह रही है जिससे वो काम अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए तो दोबारा से रिवीजन करवाई जाए ताकि बच्चे अच्छे से होमवर्क कर सकें। फिर भी अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, ये हमारी हिस्ट्री है बच्चों, इतिहास है हमारा। इसमें हम लेसन 2 देखेंगे। इसमें नए राज्य और उनके राज्य, जो नए राजा थे उनके कौन कौन से राज्य हुए। देखिए 7वीं शताब्दी की बात कर रखे बच्चों। 7वीं शताब्दी के बाद जो है कई राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, ये मानचित्र 1 में कहा गया है कि देखिए आप उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को देखिए। कहता है 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे जो है प्रमुख राजवंश दिखाई दिए गए हैं। देखिए चित्र में, ये देखिए इंडिया का मैप है, ध्यान से देखिए कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का जम्मू कश्मीर का है, जो अभी आप जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह देखते हो वही हिस्सा है। ये झेलम नदी होगी तुम्हारी, व्यास नदी होगी, ये वही हिस्सा है। ये जो हिस्सा है इधर का, ये तुम्हारा राजस्थान का इंद्रप्रस्थ दिया हुआ है, चाहमान जो वंश दिए हुए हैं। ये कन्नौज जहाँ पे दिया है ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है बच्चों। ये नेपाल, तिब्बत, ये सारा का सारा इंडिया का नक्शा है, उत्तरी भारत का हिस्सा है। इसमें देखिए दक्षिण की साइड देखते हैं हम। ये देखिए इसमें दिया गया है राष्ट्रकूट दिए गए हैं, चोल, चेर, पांड्यन। ये जो ये कलिंग हो गया, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। ये वही कलिंग है जिसके ऊपर अशोक ने आक्रमण किया था और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी यहाँ पे बहुत सारा खून खराबा हुआ और जो सम्राट अशोक था वो खून खराबा देखने के बाद घृणा करने लगा युद्ध से, और उसने अपनी सम्राट की शक्ति सारी जो है वो दान कर दी और बाद में बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलो ये तो बाद की बात है, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आएंगे हम। ये कहता है चित्र में गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, चौहान वंश जिसको हम कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, ये वो ही चौहान वंश है का स्थान है निर्धारित किया गया है। ये देखिए मेन जो बात है हमारी 3 राजवंश के ऊपर चलेगी। कितने पे चलेगी? 3 राजवंशों पे चलेगी। उन 3 राजवंशों का जो है झगड़ा ओनली कन्नौज के लिए हुआ था। एक है हमारा पश्चिम की साइड से, एक है हमारा पूर्व की साइड से, एक हमारा दक्षिण की साइड से। तीनों ने कन्नौज को हथियाने के लिए बार बार आक्रमण किए थे। लेसन की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए कहा गया है कि नए राजवंशों का उदय, यानी कि राजवंश कैसे उदय हुए। कहता है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे।
बड़े भूस्वामी का मतलब क्या है? कहता है कि जैसे जैसे 7वीं सदी आती गई, बड़े भूस्वामी यानी जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी और वो भूमि के स्वामी होते थे, यानी भूमि का राजा, और योद्धा सरदार, यानी कि कोई टुकड़ी हुई और उसके अंदर कोई भी टुकड़ी हो गई, कबीले हो गए, उनके ऊपर जो सरदार होते थे उनको कहा है। यानी एक तो भूमि के स्वामी हो गए, दूसरा कौन? टुकड़ियों के सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, यानी उनका जन्म हो चुका था। फिर क्या कहता है कि राजा लोग पराये उन्हें अपने मातहत यानी कि सामंत के रूप में मानते थे। राजा उनको क्या कहते थे? मातहत या फिर सामंत। किनको? भूस्वामी और सरदारों को, योद्धा सरदारों को। उसके बाद देखिए ये कहता है कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, यानी उनसे उम्मीद की जाती थी जब भी भूस्वामी या सरदार आए या उनके महंत आए तो आते टाइम राजा के लिए उपहार लेके आए, उनके दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं। यानी दरबार में डेली रूटीन में जाना हुआ करता था और साथ में क्या ले जाते थे बच्चों? गिफ्ट लेके जाते थे वो। उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सैन्य सहायता का मतलब क्या है? जब भी राजा को सैनिक चाहिए थे, जब भी कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो ही लोग उनकी हेल्प करते थे। आगे देखिए, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महान सामंत, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, मंडलेश्वर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो सामंत लोग थे वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना स्वामी मानने लग जाते थे। एक मंडल के यानी पूरे मंडल के महान स्वामी मानते थे वो अपने आप को। कब? जब वो अधिक उनके पास सत्ता हो जाती थी, यानी वो नॉर्मल भाषा में हम कहें वो रिच हो जाते थे। कौन? भूस्वामी और योद्धा लोग यानी सरदार लोग, वो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी, वो अमीर हो जाते थे, शक्तिशाली हो जाते थे लोगों की तुलना में, तो अपने आप को वो महान सामंत कहलाने लगते थे। आगे देखिए, कभी कभी वे स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यानी कभी कभी तो वो अपने राजा के अंडर में ही नहीं रहते थे, यानी अपने आप को ही राजा घोषित करने की सोचते थे। इसका एक उदाहरण हम करते हैं अभी, कैसे होता था। इस तरह का उदाहरण हम ले लेते हैं बच्चों ढक्कन के राष्ट्रकूटों का। देखिए ढक्कन के अंदर दक्षिणी भारत में है ये, में राष्ट्रकूटों का जो है उदाहरण है वो कैसे कि शुरुआत में जो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे ना वो स्टार्टिंग में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी चालुक्य राजाओं ने उन पे राज कर रखा था। किनके ऊपर? राष्ट्रकूटों पे। यानी राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं के अंडर में रहते थे और चालुक्य राजा कहाँ रहते थे? कर्नाटक में रहते थे। 18वीं सदी के मध्यम में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिद्रु ने अपने चालुक्य स्वामियों की अधीनता से इनकार कर दिया, यानी कि उसने मना कर दिया। किसने? दंतिद्रु ने। राष्ट्रकूट का जो प्रधान बना बाद में, उसने मना कर दिया कि मैं चालुक्यों का यानी चालुक्य मेरे स्वामी नहीं रहेंगे, मैं फ्री होऊंगा। उसके बाद देखिए इनकार कर दिया। उसने क्या करा? हरा दिया उसको, यानी युद्ध कर लिया उनसे। फिर क्या है? हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया।
बच्चों ये क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ हम लें तो इसका मतलब होता है सोने का गर्भ, यानी कि एक यज्ञ करवाया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक याजक कौन होता है, जो यज्ञ करवाने वाला है, अगर वो जन्म से स्त्रीय नहीं है तो वो स्त्रीय हो जाएगा। यानी स्त्रीय एक ऐसी जाति थी जो राजा बनते थे, सैनिक बनते थे। मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो या अदर कास्ट का हो तो उसको राजा बनने के लिए पहले कंपलसरी था कि राजा वही इंसान बन सकते हैं या युद्ध वही कर सकते हैं जो क्या हो, स्त्रीय हो। लेकिन जो पंडित वगैरह थे या अदर कास्ट के थे उनको बच्चों एक क्या करवाना पड़ता था, अनुष्ठान यानी एक यज्ञ करवाना पड़ता था। और इस यज्ञ करवाने के बाद वो अपना जो है कास्ट बदल लेता था, यानी उसकी कास्ट बदल जाती थी। तो ऐसा ही किसने किया, ढक्कन के राष्ट्रकूट का जो नेता था दंतिद्रु, उसने क्या किया, पहले तो चालुक्य राजाओं की जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की। क्या कहा है, मैं ना तो दरबार में आऊंगा, ना कोई हाजिरी लगाऊंगा और ना ही कोई गिफ्ट लेके आऊंगा। यानी वो शक्तिशाली हो गया, उसके पास सेना हो गई। और दूसरी बात क्या किया उसने, एक अनुष्ठान करवाया, यज्ञ करवाया और अपने आप को राजा घोषित कर लिया। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। इस टॉपिक में किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करेंगे, मेरे को ज़रूर बताएंगे। ओके, इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट करो, एक नोट्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, इसमें एक नोट्स बनाओगे, स्टार्टिंग से ही ये हेडिंग डालोगे। पहले लिखोगे लेसन नंबर 2, फिर उसके बाद में अगले पेज पे, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन कराओगे, कुछ एक मुख्य बातें हैं, हेडिंग है इस लेसन की, वो डालोगे पेज पे। दूसरा उसी के पीछे पेज पे स्टार्ट कर दोगे नोट्स बनाने, नए राजवंशों का उदय। उसके बाद ये जो मुख्य बातें हैं इनमें से एक पहरे के रूप में आप लिखोगे।